फ्रेशर राइट आउट ऑफ कॉलेज क्या जॉब ले सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट? एंड व्हाट अबाउट कोडिंग, कितना कोडिंग रिक्वायर्ड है? तो डेटा एनालिस्ट ये फील्ड होता है जहाँ पे लो कोडिंग और नो कोडिंग मतलब मिनिमल कोडिंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बीटेक नहीं किया हुआ है ना? नहीं, मैंने बीटेक नहीं किया। सो जो बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, हाँ उनके लिए भी ये एक ऑप्शन है। हाँ, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बीकॉम करके या बीबीए करके आज डेटा एनालिस्ट है और मैनेजर पोजीशन पे जा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हाउ इज इट एज अ करियर ऑप्शन? मतलब क्या यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंपनीज हायर करती हैं मासेस में? हाँ, डेटा तो हर जगह है, उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही। तो अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट के जैसे मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डेटा एनालिस्ट को ही एनालिटिक्स को ही थोड़ा इन्हांस किया जाए तो आप एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट मूव कीजिए। उसके बाद आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर या फिर आप एनालिटिक्स मैनेजर एज अ स्विच कर सकते हैं, जिसका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है। आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी ना? हाँ। स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हाँ। करी थी, राइट? ओके, तो ऐसा कुछ इंग्लिश का इशू नहीं आता? बिकॉज बहुत सारे लोगों को आता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है सब। हाँ, वो मुझे आज तक आता है कि मुझे पता होता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर ली हूँ अपने आप में कि मैं बोल लेती हूँ और मैं बोल लूँगी। तो मतलब जब आप अपने आप को सिचुएशन में रख देंगे कि आपको इंग्लिश ही बोलना है तो अपने आप को निकल जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट रोल के बारे में। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर अगर आप किसी और करियर में हैं एंड यू वांट टू ट्रांजिशन इनटू डेटा एनालिस्ट, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। हम लोग इसमें डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सैलरीज क्या होती हैं, फ्रेशर्स के लिए ऑप्शन है या नहीं है। सो वॉच द पॉडकास्ट टिल दी एंड। So Shakra is working as a senior data analyst at Amazon and इससे पहले she was working at Myntra। हम लोगों ने पहले ही पॉडकास्ट बनाई हुई है। If you want to watch her story, आप लोग जाकर के पॉडकास्ट देख सकते हैं। बट आज हम लोग पूरा स्क्रैच से डिस्कशन करने वाले हैं। So Shakra, how are you? Yeah, I'm good for us. What about you? I'm also good. So सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है when I hear the word data analyst कि यहाँ पर काम क्या होता है? What work do you do? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मैं डेटा एनालिटिस्ट एज अ डेटा एनालिस्ट मिंत्रा में काम कर रही थी। तो बेसिकली मैं मिंत्रा ब्रांड एक्सेलरेटर टीम में थी और वहाँ पे कपल ऑफ ब्रांड्स होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि कैसे आप उनका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। सेल डे पे आपको क्या टोटल डिस्काउंट देना चाहिए ताकि आपको लॉस भी नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी हो। आपको इन्वेंट्री कितना रखना चाहिए ताकि आपको लॉस नहीं हो प्रोडक्ट का और ऑर्डर भी फुलफिल कर पाए। गॉट इट, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर हाउ इज इट एज अ करियर ऑप्शन? मतलब क्या यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंपनीज हायर करती हैं मासेस में? हाँ, डेटा तो हर जगह है, उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही। तो ये सिर्फ़ नहीं है कि आप एक बार डेटा एनालिस्ट बन गए, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें भी प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट का पोजीशन होता है। तो अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट के जैसे मूव कर सकते हैं, अपना कोडिंग स्किल पे काम करके। और अगर आप चाहते हैं कि डेटा एनालिस्ट को ही एनालिटिक्स को ही थोड़ा इन्हांस किया जाए, तो आप एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट मूव कीजिए। उसके बाद आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर या फिर आप एनालिटिक्स मैनेजर एज अ स्विच कर सकते हैं, जिसका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है। ओके, सैलरीज स्टार्टिंग में क्या होती हैं फॉर अ फ्रेशर? तो फॉर अ फ्रेशर अगर ऑन एन एवरेज लिया जाए तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर और कंपनी पे भी डिपेंड करता है। उनका एक फिक्स्ड रेंज होता है फॉर फ्रेशर। तो ये 5 to 7 LPA तक होता है। ओके, एंड व्हाट आर द मैक्सिमम सैलरीज दैट यू हैव सीन? मैक्सिमम सैलरी मैंने लास्ट अपने मैनेजर का देखा था जिसका 35 LPA था। ओके, एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा? सीनियर डेटा एनालिस्ट। ओके, डेटा एनालिस्ट रोल में ही ये सैलरीज हैं। बाकी आपकी ट्रेजेक्टरी और भी हैं, यू कैन मूव इन द डेटा साइंटिस्ट वे और एज अ प्रोडक्ट डेटा मैनेजर, इंजीनियर। एनालिटिक्स मैनेजर। हाँ। ऑलराइट, ग्रेट। फ्रेशर्स के लिए क्या ऑप्शन है? लाइक फ्रेशर राइट आउट ऑफ कॉलेज क्या जॉब ले सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट? हाँ, मैंने अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखा है जो कि स्टार्टिंग से ही एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कि एज अ डेटा एनालिस्ट फ्रेशर को हायर करती है। जैसे ट्रेडेंस हो गया, PwC हो गया, EY हो गया और टारगेट हो गया, म्यू सिग्मा, बहुत सारी कंपनीज है ऐसे। अगर आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज चाहिए जो फ्रेशर को हायर करती है, देन यू कैन चेक आउट माई लिंक्डइन। ओके, चेक आउट हर लिंक्डइन, वहाँ पर पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। दैट्स ग्रेट, मतलब फ्रेशर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड व्हाट अबाउट कोडिंग, कितना कोडिंग रिक्वायर्ड है? तो डेटा एनालिस्ट ये फील्ड होता है जहाँ पे लो कोडिंग और नो कोडिंग मतलब मिनिमल कोडिंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कोडिंग चाहिए होता है, DSA तो नहीं चाहिए होता है, आप उसको कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। और SQL अच्छा होना चाहिए आपका और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई वुड प्रेफर पाइथन। और पाइथन में आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट आना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। पाइथन इंक्लूडिंग पाइथन लाइब्रेरीज लाइक नमपाई एंड पांडास। ओके, आपने बीटेक नहीं किया हुआ है ना? नहीं, मैंने बीटेक नहीं किया। सो जो बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए भी ये एक ऑप्शन है। हाँ, कोई भी इस पे मूव कर सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बीकॉम करके या बीबीए करके आज डेटा एनालिस्ट है और मैनेजर पोजीशन पे जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी है, यू कैन स्विच एज अ डेटा एनालिस्ट।
ठीक है। तो अभी हम लोग ना एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना होगा टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ही कंसाइज सा सिलेबस है। फर्स्ट आपको एसक्यूएल पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि 80% इंटरव्यू में एसक्यूएल पे फोकस किया जाएगा। हुँ, नेक्स्ट है आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स पाइथन। पाइथन आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट आना चाहिए। ओके, फिर थर्ड कोई भी आप बीआई टूल पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा बिजनेस इंटेलिजेंस। इट कुड बी पावर बीआई और टैबलू, दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं आप। पर मैं बोलूँगी आप पावर बीआई पिक कीजिए क्योंकि ये ईजी होता है और सिमिलर टू एमएस एक्सेल होता है। और इसके साथ साथ आप एमएस एक्सेल भी पढ़िए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, बेसिक टू इंटरमीडिएट, और आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बिजनेस केस स्टडीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। सो बेसिकली व्हेन यू स्विच टू मिंत्रा तो आपसे एज़ अ फ्रेशर क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ, एज़ अ राइट? फ्रेशर क्वेश्चन पूछे गए थे, पर उस टाइम तक मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो मुझे बिज़नेस केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको एज़ अ टेस्टर था ना? हाँ, एज़ अ टेस्टर था, फिर भी मुझे एक्सपीरियंस था। तो ओके, ग्रेट। ठीक है, मुझे थोड़ा-सा ना इंटरव्यू प्रोसेस भी बता दीजिए कि कैसे-कैसे राउंड्स होते हैं? तो इंटरव्यू में मतलब फर्स्टली आपका मोस्टली 4 राउंड होगा। हुँ, तो फर्स्ट आपका एसक्यूएल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो एसक्यूएल होगा। सेकंड आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, या फिर दोनों राउंड को वो एक ही बार ले लेंगे, एसक्यूएल और पाइथन। हुँ, फिर कोई भी बीआई टूल का हो सकता है, अगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा बीआई टूल पे फोकस कर रही है तो। मतलब वो बोल सकती है कि डैशबोर्ड बनाओ, गॉट या इट। फिर मुझसे एक कंपनी में पूछा गया था कि तुम स्क्रीन शेयर करो और डैशबोर्ड बनाओ। इंटरव्यू में पूछा था ये? हाँ, स्क्रीन शेयर करो और तुमको गूगल, चैटजीपीटी जो यूज़ करना है तुम करो। ओके, तो उसमें ये होता है ना कि आपका स्किल भी देखना चाहते हो कि आप कैसे किसी चीज़ को हंटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे ढूँढ हुँ, सकते हैं। राइट। तो ये भी होता है। और फिर आपका सेकंड राउंड बीआई टूल पे हो सकता है। थर्ड राउंड जनरली हायरिंग मैनेजर का होता है। हायरिंग मैनेजर, हुँ, एचआर वगैरह का होता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, बीआई टूल पे थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं बिकॉज़ एसक्यूएल हाँ। पता होगा मोस्टली लोगों को कि क्या हुँ, होता है, क्वेरीइंग लैंग्वेज है बेसिकली हुँ, आपकी। एमएस एक्सेल भी आई होप पता होगा आपको अगर कंप्यूटर्स चलाए हैं आपने तो। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल्स आपने बताया, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? तो वो बेसिकली ना रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग के लिए यूज़ होता है। आप अपना जो भी रिपोर्ट है उसका फ़ॉर्मूला जो है आप क्लाइंट को शो नहीं कर सकते। ऑफ़ कोर्स दे विल नॉट बी एबल टू हाँ, उनको अंडरस्टैंड। एसक्यूएल क्वेरी लगा के नहीं दिखा सकते हाँ, हम। और एमएस एक्सेल भी उनको उतना समझ में नहीं आएगा, तो उसको हुँ। इनसाइटफुल और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लोग डैशबोर्ड का यूज़ करते हैं। आई होप यू आर एन्जॉयिंग द पॉडकास्ट और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होना अभी बाकी हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू इंट्रोड्यूस ओडिन स्कूल. It is one of the best platform for aspiring data engineers, data scientists, and data analysts. Odin School is an online project-based learning and upskilling platform which has helped a lot of people to get into data field from both tech and non-tech background with their live instructor-led data science bootcamp. In this bootcamp, you learn by industry experts, as you can already see on the screen. But along with that, Odin School also provides you placement support by conducting mock interview sessions, by conducting resume building sessions, and they also have a dedicated placement portal from where students can go and apply for jobs. You can see a lot of success stories on the screen. A lot of students have been already placed and started working as data scientists, data engineers, and data analysts. You can read more success stories on their official website. So definitely go and check out the link in description, and if you're interested you can enroll in the bootcamp. If you enroll in the bootcamp with the link given below, you will get 10,000 early bird discount. So start your career as a data scientist by checking out Odin School. Now let's continue with the podcast. और इसीलिए हम पावर बीआई में रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और पावर बीआई बहुत ईज़ी होता है। हम किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं उससे, और उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। डैशबोर्ड, इट्स काइंड ऑफ डैशबोर्ड, जो आपको Okay, एक अच्छा व्यू मिलता है, और उसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बेसिकली बीआई टूल यूज़ करते हैं। got it. It is just like a front end कि भाई किसी को नहीं जानना है कि पीछे behind the scene काम हाँ, कैसे हो रहा है, बट हाँ, क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है, हाँ, वो शोकेस करने के लिए हाँ, BI tools एकदम are क्लीन required. रिपोर्ट मिल जाता है हमें। All right, great. अच्छा, मुझे रिसोर्सेज भी जानने हैं. व्हाट आर द फ्री रिसोर्सेज जहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं? तो मैं जो फ्री रिसोर्सेज यूज़ की थी, मैं एसक्यूएल के लिए ज़्यादा तो मैं प्रैक्टिस करती थी, तो उस प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 वेबसाइट यूज़ किया था। फर्स्ट डेटा लेमूर, लीड कोड, हैकर रैंक, एसक्यूएल बोल्ट। तो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर वीडियोज़ मैंने तो एसक्यूएल बाय तौफीक टेक टीएफक्यू नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, वो भी टोटली फ्री है। और मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए आप अंकित बंसल को रेफ़र कर सकते हैं। फिर आप एमएस एक्सेल के लिए लीला गिरानी को, और पावर बीआई के लिए अभी सिंह को, या फिर अगेन लीला गिरानी को।
नेक्स्ट है आपका पाइथन का केस स्टडी। तो इसके लिए मैंने डेटा थिंकर्स एक चैनल है यूट्यूब में, उसका मैंने 3-4 केस स्टडीज़ कवर किया था, तो आप वो भी कर सकते हैं एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। ऑलराइट, ग्रेट। मतलब सारे रिसोर्सेज आपको याद हैं अभी तक। हाँ, मैं ठीक है, आज तक रेफ़र करती हूँ उनको। ओके, ऑसम। तो अभी हमें ये जानना है कि हाउ टू रीच आउट टू कंपनीज। चलो हमने पढ़ लिया, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। कंपनीज को कैसे रीच आउट करना है, कौन से ऐसे फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस रोल के लिए हायर करते हैं? तो प्लेटफ़ॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेजरली 2 ही प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करती हूँ। फर्स्ट लिंक्डइन और सेकंड naukri.com। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे वेबसाइट है, प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। फिर आपको पर ये होगा कि आप उसको अपडेट नहीं कर पाएँगे। सबको अपडेट नहीं कर हाँ, पाएंगे आप। इंस्टा हायर में बना दिया, आईएम जॉब्स में बना दिया, पर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि लिंक्डइन आप अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए और एटलीस्ट कनेक्शन 2000 प्लस कीजिए, वो भी रिलेवेंट कनेक्शन। और प्लस उसके साथ-साथ आप नौकरी रोज़ अपडेट कीजिए। उसका जो समरी होता है ना, उसको मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाइन में कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। बायो, हाँ, जो अपना प्रोजेक्ट समझाते हैं ना वहाँ पे। ओके, गॉट इट। और अच्छा, वो रोज़ अपडेट करने से ऊपर पॉप आउट करता है, मतलब जब भी जैसे कि आपने और कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है कि आप जो भी रिज्यूमे बना रहे हो उसमें कीवर्ड्स होना चाहिए। तो जिसका भी रिज्यूमे सबसे ऊपर आता है ना, तो ऐसा रिक्रूटर्स को ऐसा लगता है कि ये सबसे रिलेवेंट रिज्यूमे है। तो ओके, इसीलिए मैं बोलूँगी कि रोज़ नौकरी पे एक्टिव रहना सुबह 8 से 10 बहुत ज़रूरी है, अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं तो। ओके, तो मैंने 2 ही यूज़ किया था और 90% आज तक मुझे जितने भी जॉब मिले हैं, जितने भी कॉल्स आए हैं, सब लिंक्डइन और नौकरी के थ्रू ही आए हैं। मोस्टली मेरे को लिंक्डइन का रेफरल्स के थ्रू आए हैं। रेफरल्स एक्चुअली वर्क्स हाँ। वेल। अगर आपको रेफरल मिल जाता है कहीं से तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब उसमें कंपनीज आप पे स्पेशल अटेंशन थोड़ा सा पे करती है कि इसको हुँ। एटलीस्ट रीच आउट करके बात करके देख लें कि कैंडिडेट कैसा है। एंड आप ये जो मुझे बता रहे थे अभी कि अपडेट करने से प्रोफाइल थोड़ा ऊपर आती है, हुँ। तो हर दिन अपडेट करना है इस पे? हर दिन, हाँ। एंड क्या अपडेट करना है, मतलब व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन डू? कुछ भी मत कीजिए, मतलब जो आपका ऑलरेडी रिज़्यूमे है ना, उसको डाउनलोड करके री-अपलोड कर दीजिए। अच्छा, बस, हाँ। तो उससे क्या होगा कि जब भी रिक्रूटर्स आपका मतलब डेटा एनालिस्ट या फिर कोई भी ऐसा कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो आपका रिज़्यूमे ऊपर आएगा। उनको शायद ऐसा दिखता होगा कि लास्ट अपडेटेड कब है, हाँ। तो उनको लगता होगा कि रिसेंटली लास्ट अपडेटेड नहीं, कैंडिडेट। लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं कि जिसका अपडेटेड रोज़ अपडेटेड होता है ना, उनका रिसेंटली अपडेट होता है, उनका ऊपर में आता है। और ये तो कीवर्ड्स हाँ, वो कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं। ओके, एसक्यूएल होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर कि ये सारे कीवर्ड्स आपके रिज़्यूमे में हो। ये तो हैक हो गया एक तरीके से। ठीक है। हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूमे, क्योंकि रिज्यूमे तो हर कोई हुँ, पूछेगा, राइट? आप किसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करो हाँ। या फिर आप रेफरल्स के थ्रू अप्लाई करो, रिज्यूमे हुँ। रिक्वायर्ड है। तो रिज़्यूमे ट्राई कीजिए कि आप एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूमे बनाएँ और कुछ भी ऐसा सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेड पेड। जो होता है ना, हुँ, नोवा रिज़्यूमे, ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ओवरलीव से फ्री में बहुत अच्छा रिज़्यूमे बना सकते हैं या फिर आप गूगल डॉक से भी बहुत अच्छा रिज़्यूमे बना सकते हैं। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, उसको क्वांटिफ़ाई कीजिए, क्योंकि आप एज़ अ डेटा एनालिस्ट ऐड मतलब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हुँ, कुछ ऐसा होना चाहिए डेटा से रिलेटेड। और परसेंट में उसको, जैसे कि मैंने 20% इंक्रीज़ कर दिया रेवेन्यू, तो इसको बोल्ड कीजिए। कोई भी कलर कोडिंग यूज़ मत कीजिए। अगर आपको बोल्ड भी करना है तो ब्लैक से ही कीजिए। और अगेन फ़ोटो मत यूज़ कीजिए। ये बहुत ही डिबेटेबल है, पर मैं बोलूँगी कि फ़ोटो नहीं यूज़ करना चाहिए। ये एटीएस स्कोर डाउन करता है। राइट। और अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बोलूँगी कि आप ऑब्जेक्टिव में अपना एंटायर जितना ईयर्स का एक्सपीरियंस आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटर को काउंट करना पड़ता है एक्सपीरियंस आपका। तो वो करेक्ट, ईज़ी हो जाता है वहाँ पे। राइट। इसमें आपने ये जो चीज़ बताई ना, फ़ोटोज़ नहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो आई हुँ, वाज़ टॉकिंग टू अ रिक्रूटर फ्रॉम गूगल ऑल्सो। हुँ, सो मैंने जनरल एक पर्सपेक्टिव पूछा कि क्या होना चाहिए? हुँ, सो हुँ। शी सेड कि ग्राफ़िक्स, फ़ोटोज़, कोई डायग्राम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, हाँ। बिकॉज़ जो एटीएस है आपका, उसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो हुँ, कभी-कभी क्या होता है ना, वो स्कैन नहीं कर पाता आपका रिज़्यूमे और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है आने से हाँ। पहले ही। सो ट्राई कि आप ना इंक्लूड करो, किसी को कोई हुँ। फ़र्क भी नहीं पड़ता और इमेजेस अगर आप इंक्लूड करने से। फ्रेशर हैं, तो आप वहाँ पे डेटा पोर्टफोलियो लिंक डाल सकते हैं। उससे यहाँ पे यू आर गिविंग अ चांस टू मेजर योर सक्सेस। और अगर आप एक्सपीरियंस है, तो डोंट फॉरगेट टू क्वांटिफाई योर एक्सपीरियंस। हाँ, क्वांटिफ़ाई का एक एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं कि लाइक हाउ टू पुट योर एक्सपीरियंस इन अ क्वांटिफाएबल वे? तो जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक्सवाईज़ी प्रोजेक्ट में काम किया, हुँ, उसमें मैंने इस ब्रांड के लिए 20% रेवेन्यू इंक्रीज़ किया। तो इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि ओके। 20% यहाँ पे क्वांटिफाई किया आपने, उसको बोल्ड कर सकते हैं। या इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि मैंने इंक्रीज़ हुँ। किया, इंक्रीज़ हुआ, यू हाँ, शुड मेजर इट। हाँ। सो शाकरा, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स?
तो मैं बोलूँगी कि मैंने भी अब तक इम्प्रूव नहीं किया, पर आपको डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है। आपको बहुत अच्छा अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलना है, आप सेल्स को पिच नहीं करने जा रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स में कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप जो भी इनसाइट्स या फाइंडिंग निकाल रहे हैं, आप वो शेयर कर सकें मैनेजर के साथ या फिर क्लाइंट के साथ। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप जो खुद प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको चैटजीपीटी में डालिए, उसका एक अच्छा समरी लीजिए, उसको आईने के सामने या खुद का वीडियो बना के प्रैक्टिस कीजिए, बार-बार बोलने का, और फिर उसको वापस से देखिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप डेटा साइंस का पॉडकास्ट देख सकते हैं और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी ना? हाँ, स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करी हाँ। थी, राइट? ओके। तो ऐसा कुछ इंग्लिश का इश्यू नहीं आता? बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को आता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है, ऐसा। हाँ, वो मुझे आज तक आता है कि मुझे पता होता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर ली हूँ अपने आप में कि मैं बोल लेती हूँ और मैं बोल लूँगी। तो मतलब जब आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रख देंगे कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, तो अपने आप वो निकल जाएगा। एग्ज़ैक्टली। सो स्टार्टिंग में तो मैं सेंटेंस को रट लेती थी और ऐसा चैट जीपीटी या गूगल करके मैं वो सेंटेंस निकाल लेती थी। मैं एवरीडे मतलब कुछ ना कुछ वर्क करती रहती थी अपने इंग्लिश पे, और मैं वेब सीरीज़ भी देखती थी इंग्लिश का, पर वो भी वर्क नहीं करता था। मैं वेब सीरीज़ में तो क्या होता है कि वो वीडियो चलते रहता तो आप समझ जाएँगे। हाँ। उसके बाद बोल नहीं पाएँगे, ये दिक्कत हाँ, होता है। एक समझ में आ जाती है बहुत सारे लोगों हाँ, को इंग्लिश, अगर कोई आगे वाला बोल रहा है ना समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है ये जब उसको खुद खुद बोलना, बोलना है। हाँ, खुद और बोलना पड़ता है। और जो आपने सिचुएशन वाली बात बोली ना, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि हम लोग कई बार हेजिटेट भी करते हैं कि लोग मज़ाक उड़ाएँगे अगर हम लोग हाँ, बोलेंगे तो। जब मैं केरला में था, जज कर मतलब लेंगे। हाँ, मैं केरला में था, सो केरला में क्या हुआ, मेरे पास भी यही सेम सिचुएशन आई हुँ, कि वहाँ पर लोगों को हिंदी आती नहीं थी, ठीक है? और हुँ। मुझे मलयालम नहीं आती थी। तो तब मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, इट वाज़ माय 4th और 5th क्लास, तब जाके थोड़ी हेजिटेशन खत्म हुई थी वहाँ से। उससे पहले तो कभी इंग्लिश बोली ही नहीं थी और शर्म भी आती थी बोलने में से बच्चों के सामने ना, कि मज़ाक उड़ाएँगे। तो फिर भी आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे? हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, बट इंग्लिश मीडियम क्या यार, केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, बट हम बोलते हिंदी है अंदर। हाँ। टीचर्स से भी हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश हुँ। मीडियम है बस, किताबें किताबें इंग्लिश में हैं। तो हमारे मतलब इश्यू है ये, कम्युनिकेशन वाला इश्यू है, लोग नहीं बोल पाते हैं। आपकी किताबें भी इंग्लिश में थी, मेरी किताबें भी हिंदी में थी। अच्छा। दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, मतलब सीखना चाहिए शाकरा से कुछ, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने कुछ ऐसा वीडियो बनाया हुआ है इस पे? नहीं, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है इस पे कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना है। पर आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, और एक शिव खेड़ा का बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। हुँ, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा आपको कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिए हुँ, आईना के सामने, या फिर कोई ऐसा हुँ। सिचुएशन लीजिए आप, और उसको पहले कुछ पढ़ के फिर आप ट्राई कीजिए आईना के सामने बोलने का। और कुछ ऐसे लोग, मेरी बहन बहुत अच्छा इंग्लिश जानती है, तो मैं उसके साथ रोज़ कम्युनिकेट करती थी। तो इस तरह से मैंने डेवलप किया कॉन्फिडेंस कि मैं इंग्लिश बोल पाऊँ। Okay, great. So Shakra, you have cracked a lot of companies also. हुँ। So what was your learning strategy when you were preparing for these companies? तो जब मैं स्टार्टिंग की बात करती हूँ कि जब मैं डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, हुँ, तो मैं जनरली बहुत प्रैक्टिस पे फ़ोकस करती थी। तो इसीलिए मैं पहले W3 स्कूल से थोड़ा बहुत मैंने लिया, टॉपिक वाइज़ मैं पढ़ना शुरू की। जैसे सेलेक्ट होता है, वेयर होता है, फिर जॉइन्स होता है। हुँ, उसका पहले मैं कुछ आर्टिकल कवर करती थी, उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर की। फिर मैं डायरेक्टली हैकर रैंक पे मूव किया मैंने, और ईज़ी लेवल का फ़िल्टर लगा के पहले ईज़ी लेवल का क्वेश्चन करती थी। और मैं हमेशा दूसरों का सॉल्यूशन चेक करती थी। तो इससे ये होता है कि मुझे अपना अच्छा सॉल्यूशन भी मिलता था, हुँ, और मेरी लॉजिक बिल्डिंग भी बढ़ती थी, और मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ मिस्टेक की हूँ। यस, और मैं वीडियो तब रेफ़र करती थी जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि अच्छा ये टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है, ओके, तब मैं वीडियो देखना शुरू करती थी। और यही ओके। मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप 10 घंटा का वीडियो देखेंगे ना, आप कभी इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाएँगे। हाँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक इंटरव्यू में क्वेश्चन हिलेगा नहीं। मतलब हाँ, नहीं ऑब्वियसली होगा। वीडियो देख के तो समझ में आ ही जाता या है फिर ना? अगर आप सॉल्यूशन तक पहुँच भी जाएँगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। करेक्ट। तो बिल्कुल इसीलिए मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे हाँ। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, तभी आपको क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही हुँ। यहाँ पर है। इनफैक्ट डीएसए भी करते हैं तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। एसक्यूएल पढ़ रहे हो, आप जब एसक्यूएल पढ़ोगे ना तो इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक इंग्लिश की तरह है, हाँ। समझ में सब आएगा। हाँ। लेकिन जब आपको एक्चुअल लिखना पड़ेगा ना, तब आप उसमें अटक जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो। मतलब थोड़ा-थोड़ा मिस्टेक होता है, और अभी जो भी डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो बहुत प्रिविलेज्ड है चैट जीपीटी से। जब मैं गई थी उस टाइम चैट जीपीटी नहीं था, तो मुझे गूगल से स्टैक ओवरफ्लो हाँ, फ्लो यही सब ढूँढना पड़ता था। पर अब क्या है कि चैट जीपीटी, तुम अपना क्वेरी निकालो, उस पे पेस्ट करो, पूछ सकते हो कि मेरी कहाँ कहाँ पे मैं गलत है। मिस्टेक कर रही हूँ। एग्ज़ैक्टली, हाँ, और मतलब इससे अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। आपको तो आपका मेंटर और टीए दोनों एक साथ मिल गया हाँ। चैट जीपीटी में। दैट्स गुड। बाकी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़ हुँ। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? मतलब किस किस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हो?
तो मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी रेडी करके रखती हूँ कि मतलब मोस्टली यहाँ से ही आते हैं। एक क्यूमुलेटिव सम का क्यूमुलेटिव क्वेश्चंस आता है, एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस एसक्यूएल के मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ कि ये हर एक टॉपिक कवर कर ले रहा है। तो ऐसे मेरे 4-5 क्वेश्चन हैं। ओके। उसको मैं देख लेती हूँ। फिर उसके बाद केस स्टडी और गेस्टिमेट्स, अगर गेस्टिमेट्स और केस स्टडी राउंड है तो उसको मैं थोड़ा जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको मैं प्रिपेयर करती हूँ। फिर मेरा पाइथन में बेसिकली ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि जो भी क्वेश्चन आपको एसक्यूएल में दिया गया है ना, सेम वही बोलेंगे कि इसको पाइथन में करके दिखाओ। अच्छा। फिर एमएस एक्सेल में आपको एक्सेल शीट देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमको काउंट ऑफ यूनिक निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करोगी, या फिर ब्लैंक फाइंड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, तो उसको करके दिखाओ। इतना ही होता है। तो मैं जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है मैं उसी को दोबारा रिपीट करती हूँ, और अगर मुझे कुछ भी ऐसा न्यू मिलता है जो कि लगता है कि यूज़फुल है, मुझे जानना चाहिए, तो अगेन मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि ये मेरे नेक्स्ट टाइम पे मेरे लिए काम आए। ओके, ठीक है। Any tips on negotiation? Like you have cracked a lot of companies and negotiated with them as well. So उस पे कोई tips? तो नेगोशिएशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप काउंटर ऑफ़र दीजिए। अगर आपके पास काउंटर ऑफ़र है ना, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास इतना का ऑफ़र है, इससे ज़्यादा दोगे तभी मैं जॉइन करूँगा। मल्टीपल ऑफर्स अगर आपके पास हैं हाँ, तो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप रिसर्च कर सकते हैं कि लिंक्डइन पे वैसे लोगों को रीच आउट कीजिए जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनसे पूछिए कि सैलरी क्या है, उसका रेंज क्या है, अभी जो टीम की हायरिंग हो रही है उनका बैंडविड्थ क्या है, वो कितना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क्ड विद एचआर कि आप मुझे 12 एलपी दे दीजिए, 17 दे दीजिए। आप उनको एक रेंज दे दीजिए कि मुझे इतना से इतना तक का चाहिए, या फिर मेरी बेस सैलरी से 20% हाइक चाहिए, 30% हाइक चाहिए, इस तरह से। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप नेगोशिएशन कीजिए। आप कहीं पे भी अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है तो उसको आप ग्रैब कीजिए फर्स्ट। आपके पास एक बार एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो नेगोशिएशन और अपना जो आप चाहते हैं वो सैलरी लेना आपके बाएँ हाथ का खेल है। बहुत पैसा आएगा उसके बाद फिर। हाँ, बहुत पैसा है। Great. So हुँ। ठीक है, thanks a lot Shakra for sharing this information with us. I think it will be very helpful for all the freshers, those who are preparing for this role. Thanks a lot for being here. बाकी अगर आप लोगों को Shakra का चैनल देखना है, अब मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा. I will provide the link for her other handles as well, Instagram, LinkedIn, so you can follow her on those social media platforms. Thanks a lot for watching this podcast. If you like the podcast, give it a thumbs up and subscribe to the channel if you are new here. Thank you so much. Bye bye.